हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और मैं आज पढ़ाने वाला हूं भारत में संवैधानिक विकासकरण। ठीक है ना। तो आज की क्लास भारत में संवैधानिक विकासकरण और संविधान की ये फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहा हूं आपको। तो भारत में संवैधानिक विकासकरण 2 चरणों में होता है। ठीक है ना। जैसे ही क्या है, अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के द्वारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी भाई ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या भारत में संवैधानिक विकासकरण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण भारत में कैसे हुआ, उसके बारे में आज जानेंगे। और उसकी शुरुआत कैसे होती है भारत में। तो भारत में क्या है, आप संवैधानिक विकासकरण को 2 भागों में देख सकते हैं। एक भाग आपका, तो देखिए दूसरा भाग आपको इधर। तो पहला होगा कंपनी के अधिकार। देखिए कंपनी के अधीन भारत में, कंपनी के अधीन भारत में संविधान यानी कि संवैधानिक विकास, ऐसे लिख दो, संवैधानिक विकासकरण। और दूसरा जो हो जाएगा, इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत हो जाती है 1600 में। एक जो है राजलेख एक्ट आता है। क्या आता है, राजलेख एक्ट लाया गया था, राजलेख एक्ट। और राजलेख एक्ट के द्वारा ही क्या है, ब्रिटेन में अगर बात करते हैं तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है और वो होती है राजलेख एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये पहला था, जब शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई। और वो कौन सा, 1600 का राजलेख एक्ट था। उस टाइम पर ब्रिटेन में जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है भाई, ये जो है लाया गया था। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं, इसके बाद जो एक्ट आया गया वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भाई। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। और इसके द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश संसद या क्राउन ने पहली बार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था, नियंत्रण स्थापित किया गया। और वो था आपका कौन सा, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, अब क्या है, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के द्वारा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, मदरसों की स्थापना की गई। और पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया। कौन बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है भाई। तो 1773 के बाद ये दूसरा आ गया। और तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो तीसरा नंबर का जो एक्ट आता है वो आता है आपका कौन सा, 1781 का, वो उसके बोलते हैं हम सेटलमेंट एक्ट। ठीक है ना, सेटलमेंट एक्ट 1781 में लाया गया। और वो क्या था, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। फिर इसके बाद में चौथा जो एक्ट आया था कंपनी के अंडर में, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंपनी के अधीन भारत में संवैधानिक विकासकरण है। और इसमें जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट है। और चौथा जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट, उस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट था। क्या नाम था उसका, विलियम पिट था। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया 1784 के कौन से, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। फिर इसके बाद में पांचवा जो नंबर का कंपनी के अंडर में जो 5वें नंबर का जो एक्ट आता है उसका नाम था 1793 का
चार्टर एक्ट। क्या नाम था उसका? 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया और इस एक्ट के द्वारा क्या है, कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का शासन कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भाई? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष और कंपनी जो है भारत में शासन कर सकती है। ठीक है ना। अब 20 वर्ष के बाद एक और आया, 6 नंबर का जो एक्ट लाया गया, और वो था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा था भाई? 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा क्या, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का, शिक्षा पर बजट में 1 लाख रुपए, भारतीय शिक्षा पर क्या है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन क्या है, इस एक्ट के द्वारा क्या है, कंपनी का जो था चीन और चाय पर एकाधिकार बना रहा। चीन और प्लस चाय पर एकाधिकार बना रहा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वो 1813 का चार्टर एक्ट था। और इसी एक्ट में क्या हुआ था, भारत में सबसे पहले अगर आपसे पूछता, भारत में ईसाई मिशनरियों की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा की गई, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना। तो 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद में 1813 के बाद आता है आपका 7वें नंबर का जो एक्ट आता है, उसका नाम है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है भाई। 1833 का चार्टर एक्ट कैसा था उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक्ट जो थे कंपनी, ये क्या है, कंपनी के चार्टर एक्ट थे। अभी क्या है, कंपनी के अंडर में एक्ट चल रहे हैं। और इससे क्या होगा, भारत में एक संविधान का निर्माण होगा। भारत के लोग देखेंगे कि कंपनी क्या है, एक कानून बना रही है। तो इसके बाद आया था आपका 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया, चार्टर एक्ट। और ये एक्ट कैसा था, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ कि क्या है, बंगाल के गवर्नर को क्या है, बंगाल के गवर्नर जो जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्या बनता है, अब क्या था, सभी, क्योंकि इसके समय में क्या था, इसके समय में जो कंपनी थी ये अपने चरम पर थी। यानी कि क्या है, शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस एक्ट में शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। शक्ति एक हाथों में दे दी गई और वो भी क्या है, भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दी गई। ठीक है भाई। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 1833 के बीच क्या है, इसको बनाया गया था। ठीक है भाई। अब इसके बाद में 1833 के बाद आता है आपका 1833 में एक और बात कही गई कि कंपनी के शासन को एक बार फिर और क्या है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया कि 20 वर्ष तक क्या है, कंपनी और शासन कर सकती है भारत में। ठीक है ना। अब इस क्या है, 20 वर्ष के बाद एक और एक्ट लाया गया, उसका नाम था 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट था। और इस एक्ट में यह कहा गया कि अब कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी के शासन को, अब कंपनी के शासन को क्या है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और अब इसकी जो है आगे जो है वैलिड नहीं किया जाएगा, 20 वर्ष और नहीं बढ़ाया जाएगा। 1853 का चार्टर एक्ट में ये कहा गया। तो ये सभी जो चार्टर एक्ट थे ये किसके, कंपनी के अंडर में थे। किसके अंडर में थे, कंपनी के अंडर में थे। और कंपनी, मैंने कौन कौन से एक्ट बताए भाई कंपनी के अंडर में जो थे, तो कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकासकरण हुआ, सबसे पहले मैंने बताया था आपको 1600 का राजलेख एक्ट, राजलेख एक्ट बताया। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया, रेगुलेटिंग एक्ट ये भी आया। फिर इसके बाद में फिर 1781 में सेटलमेंट एक्ट के बारे में बताया मैंने, सेटलमेंट एक्ट के बारे में बताया। 1784 का मैंने आपको बताया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट बताया।
और पिट्स इंडिया एक्ट क्या 1700 अगर बात करते हैं 93 में फिर लाया गया आपका कौन सा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लाया गया, ये भी मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया, ये भी कंपनी के द्वारा ही लाए गए सभी एक्ट। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया गया, फिर चार्टर एक्ट लाया गया, ठीक है ना। फिर 1853 में चार्टर एक्ट लाया गया, ये कंपनी के अंडर में थे, कंपनी के अंडर में ये क्या संवैधानिक विकासकरण था। लेकिन क्या है 1853 के बाद एक घटना घटती है 1857 में, ठीक है भाई। 1857 में एक घटना घटती है और वो घटना थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति घटती है और इस क्रांति के बाद क्या है एक एक्ट आता है और उस एक्ट का नाम था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था भाई ये। इसको एक्ट नहीं कहा गया, इसे कहा गया भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1858 में क्या है मैंने कहा था ये कंपनी के अंडर में थे, ये कंपनी के अंडर संवैधानिक विकासकरण था, कंपनी के अधीन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या है क्राउन के अधीन, किसके, क्राउन के अधीन। क्राउन के अधीन क्या था, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकासकरण कब से कब तक माना जाता है और उसकी शुरुआत होती है 1858 में, क्योंकि 1857 में क्या था कंपनी के शासन को क्या है समाप्त कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, कंपनी क्या है ये पूरे जो एक्ट थे ये कंपनी के अंडर में आए थे और कंपनी का शासन क्या है क्लोज हो गया था। कब, 1857 में। उसके बाद 1858 में क्या है क्राउन ने क्या है कंपनी का शासन समाप्त करके उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। क्राउन का मतलब है महारानी, ब्रिटेन की महारानी ने बागडोर कंपनी की अपने हाथ में ले ली थी। इसलिए क्या है कंपनी के जो शासन था उसका शासन किसमें परिवर्तित हो गया, क्राउन में परिवर्तित हो गया। और वो क्षेत्र क्या है पूरा भारत का जो भी कंपनी का क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या है ब्रिटिश संसद ने अपने अंडर में कर लिया, ठीक है ना। इसलिए क्या है उसे क्राउन के अधीन माना जाता है, क्या उसे क्राउन के अधीन माना जाता है। तो 1858 के बाद जो तो इसमें क्या है क्राउन के द्वारा कौन कौन से जो कौन कौन से एक्ट लाए गए उन एक्टों के बारे में जान लेते हैं। और वे एक्ट कौन कौन से थे तो देखिए क्राउन के अधीन जो है संवैधानिक विकासकरण कैसे हुआ भारत में उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पे लिख लो क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन भारत में संवैधानिक विकासकरण को आज हम जो है आराम से समझेंगे, संवैधानिक विकासकरण कैसे हुआ। और देखिए विकासकरण सबसे पहला क्या है 1858 का, ये क्या था इसे आप घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। 1858 का घोषणा पत्र या भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्राउन का जो पहला जो एक्ट लिया गया वो कौन सा जो एक्ट आया था वो 1858 का आया था। इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की जनता को ब्रिटेन की जनता के समान माना गया। और महारानी विक्टोरिया ने 1858 में क्या है घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र को ही क्या है 1858 के जो अधिनियम को ही क्या है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा जो आया था 1861 में आया जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम की अगर बात करते हैं क्योंकि इसमें क्या है परिषदों की स्थापना की गई थी और भारतीय परिषद अधिनियम में क्या हुआ सबसे पहले क्या है किसी भारतीय को क्या है परिषद में जगह मिली थी, इसलिए क्या इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद में तीसरा था 1892 में, 92 ये भी क्या है भारतीय परिषद अधिनियम था, ये भी क्या था भारतीय परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ भारतीयों को कुछ जो है बोलने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले क्या है बोलने की अनुमति नहीं थी, चुपचाप गुंगे होकर बैठे रहो और बात सुनते रहो, ठीक है ना। ये काउंसिल थी किसकी, गवर्नर की काउंसिल में पहली बार जगह मिली 1861 में, बोलने की आज़ादी मिली 1892 में। और इसके बाद में विधि मंत्री अगर बनाया जाता है वो 1909 में बनाया जाता है, ठीक है ना, सत्येंद्र प्रसाद को, ठीक है, सत्येंद्र नाथ प्रसाद को बनाया जाता है। सत्येंद्र सिन्हा को, क्या नाम था उनका, सत्येंद्र सिन्हा को पहली बार क्या है गवर्नर की परिषद में जगह जो मिलती है वो मिलती है आपकी क्या है
सदंदर विधि मंत्री बना दिया जाता है 1909 में। और 1909 के एक्ट को क्या है, मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के द्वारा एक क्वेश्चन बड़ा ही जोर से आता है कि सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत कौन से एक्ट में की गई, सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किस एक्ट में की गई, वो था आपका 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। पांचवा जो एक्ट आता है फिर इसके बाद में जो क्राउन के द्वारा लाया जाता है वो है आपका क्या, 1919 का। कौन सा है, 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या नाम है इसका, जेम्स यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसको डाल दो आप, यो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू कौन था, सचिव था, और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। ठीक है ना। मार्ले क्या था, इसमें सचिव था, और मिंटो क्या था, ये भारत का वायसराय था। दोनों ने मिलकर क्या एक एक्ट बना दिया था। ठीक है ना। और इस एक्ट के द्वारा क्या भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। एक क्वेश्चन आता है, द्वैध शासन की शुरुआत भारत में कौन से अधिनियम के द्वारा की गई, उसका नाम है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके बाद में क्या है, वो छठे नंबर पर क्या है, फिर आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इस भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, इसके अधिनियम के द्वारा क्या है, ये सबसे बड़ा जो है एक्ट था। ठीक है ना, सभी एक्टों में सबसे बड़ा एक्ट था। और 70% जो है आर्टिकल भारत के संविधान में इसी से लिए गए हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें 10 अनुसूची थी। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, 10 तो अनुसूचित थी और 321 इसमें अनुच्छेद थे। इतना बड़ा था भाई ये। ठीक है ना, 321 अनुच्छेद थे इसमें। तो 1935 में आरबीआई की, इसी एक्ट के द्वारा क्या है, आरबीआई की स्थापना भी की गई। ठीक है भाई, आरबीआई की स्थापना की जाती है। अब इसके बाद में एक और आता है आपका क्या है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। फिर क्या लाया गया, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में भी क्या है, ये भारत के संविधान में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। कौन सा, क्रिप्स, एक लाया गया आपका क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। और ये प्रस्ताव भी क्या है, भारत के संविधान में भी इसने क्या है, काफी भूमिका निभाई। लेकिन क्या है, 1946 में एक क्वेश्चन आता है, 1946 यहां पर लिख रहा हूं भाई, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कौन आया, कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन ने क्या है, भारत के संविधान बनाने की अनुमति प्रदान की। इसलिए क्या 1946 में कैबिनेट मिशन को ही क्या है, भारत की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की आधारशिला किस मिशन को कहा जाता है, वो है आपका कैबिनेट मिशन। फिर इसके बाद में 1947 में क्या हुआ, क्या भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। एक तरफ भारत हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान चला गया। और इसके बाद में पाकिस्तान का संविधान अलग बन गया और भारत का अलग बन गया। अब दोनों ने क्या है, अपने अपने संविधानों को अलग अलग बना दिया। और ये क्या है, एक संविधान बनाने की जो है क्रिया पूरी समाप्त हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में मैंने क्या है, पूरे एक्ट, और ये एक्ट भी क्या है, 2 भागों में बांट दिए कि भारत में संवैधानिक विकासकरण कैसे हुआ। एक तो कंपनी के अंडर में हुआ और एक क्राउन के अंडर में हुआ। ठीक है ना। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर इसके बाद एक और वीडियो के, जबरदस्त वीडियो के साथ फिर आपको फिर मिलेंगे। ओके, बाय।